Assalamu alaikum everyone. I'm Dr. Kiran Hashmi, head of the Department of Education at the Institute of Business Management. I welcome you to our podcast, The Staff Room. इस पॉडकास्ट का मकसद है नए नए टॉपिक्स पे, एजुकेशन रिलेटेड इमर्जिंग इश्यूज़ पे, थीम्स पे और ट्रेंड्स पे आपसे बात करना। और ना सिर्फ ये कि आपसे बात करना, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में ओरिएंट करना, अवेयर करना और हमारी आने वाली जनरेशन्स को बताना कि एजुकेशन अब किस डायमेंशन पे जा रहा है। इस स्टाफ रूम की सीरीज़ में हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं और आज जिस टॉपिक पे मैंने अपने गेस्ट को यहाँ इनवाइट किया है वो एक ऐसा पर्टेनिंग टॉपिक है जिसे हम माइलस्टोन कहते हैं हमारे प्रोविंस ऑफ सिंध में, और वो टॉपिक है द टीचिंग लाइसेंस। मेरे साथ इस वक्त जो मेरे गेस्ट हैं वो टीचिंग लाइसेंस डायरेक्टर फ्रॉम सिंध टीचर एजुकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, प्लस बहुत खुशी से मुझे ये बात कहते हुए आपको खुशी हो रही है कि वो हमारे पीएचडी स्कॉलर भी हैं हमारे ही डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एंड ही इज़ मिस्टर ज़ैनुल आबिदीन लगारी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग द ऑफर, both as the teaching license director and of course as a PhD candidate. शुक्रिया कि आपने दावत दी और ये मौका दिया कि हम टीचिंग लाइसेंस के बारे में यहाँ बात कर सकें। बिल्कुल सर, आपको बुलाने का, मदऊ करने का मकसद ये है कि हम थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए टीचिंग लाइसेंस के बारे में बात करें। गो कि हमने इसके बारे में हमारे ही डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से कई दफ़ा बात की है पिछले गुज़िश्ता कुछ सालों में जब से ये इनिशिएटिव लिया गया, लेकिन क्योंकि ये जो पॉडकास्ट की सीरीज़ है ये हमारा एक बिल्कुल न्यू एक इनिशिएटिव है और इसका मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रसाई। तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर आप शुरुआत से ही हमें समझाना शुरू करें और ऑडियंसेस को बताना शुरू करें कि ये टीचिंग लाइसेंस इनिशिएटिव बेसिकली है क्या, इसमें कौन कौन से ऐसे डायमेंशंस हैं, वो कौन कौन लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, और थोड़ा सा इसके बाद आके जाके हम इसके बारे में ज़रूर ये बात करना चाहेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और वो कौन लोग हैं कि जिनको इसके लिए, इस इनिशिएटिव के लिए काम में शामिल होना चाहिए या किस तरीके से होना चाहिए। सवाल के कई पहलू हैं जी, और इन पहलुओं को अगर हम एक एक करके ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबसे पहले तो यह है कि टीचिंग लाइसेंस क्या है और टीचिंग लाइसेंस की अहमियत क्या है और टीचिंग लाइसेंस की दुनिया के अंदर इसकी हैसियत क्या है और दुनिया इसको किस नज़र से देखती है। दुनिया भर में हम देखते हैं कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया, उनके पास ये बात मौजूद थी कि एक लाइसेंस्ड टीचर और एक अनलाइसेंस्ड टीचर, इन दोनों की परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है और उन मुल्कों में जो तालीम के हवाले से तरक्की हुई है उसके अंदर टीचिंग लाइसेंस का कितना किरदार है। दुनिया के अंदर ये जो चीज़ें हो रही थी, इन हवालों से पाकिस्तान के अंदर भी ये अवेयरनेस मौजूद थी कि हमें इस पर काम करना चाहिए, और इस पर एक बुनियादी काम ये हुआ कि इसके ऊपर एक वाइट पेपर सिंध के अंदर ही शाया हुआ जिसमें पूरी स्टडी मौजूद थी कि जिन ममालिक के अंदर टीचिंग लाइसेंस मौजूद है वहाँ तालीम का मयार क्या है और जिन ममालिक के अंदर ये टीचिंग लाइसेंस मौजूद नहीं है वहाँ तालीम का मयार क्या है। तो बुनियादी तौर पे जो एक्सट्रैक्ट होकर बात सामने आई वो ये थी कि वो तमाम ममालिक के जहाँ पर तालीम की एक अच्छी कैफियत और मयार में नज़र आ रहा है वहाँ टीचिंग लाइसेंस बैक पर मौजूद है। तो यहाँ से बात सामने आई कि टीचिंग लाइसेंस के नतीजे में टीचर का मयार बेहतर होता है, क्योंकि उसके नतीजे में एक टीचर को टेस्ट किया जाता है, उसको एग्जामिन किया जाता है और उसके तमाम प्रोसेस से गुजारने के बाद उसको एक लाइसेंस दे दिया जाता है। तो इस पूरी तैयारी के अंदर टीचर अपने आप को उस मयार पे लाने की कोशिश करता है कि वो बेहतर टीचर के तौर पे अपने स्टूडेंट्स के सामने परफॉर्म कर सके और मुल्क को एक अच्छा तालिब इल्म दे सके जो उसके मुल्क की तालीम और तरक्की में अपना किरदार अदा कर सके। सिंध ने इस हवाले से फिर अपने काम को आगे बढ़ाया संजीदगी के साथ कि नहीं, हमें इस पर काम करना चाहिए, और सिंध टीचर एजुकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी 2012 में कायम हो चुकी थी। उसके एक्ट के अंदर ये बात मौजूद थी कि हमें सर्टिफिकेशन करनी है, फिर मज़ीद उसको वाज़ेह 2015 में एक और एक्ट के ज़रिए से किया गया। तो ये इनिशिएटिव लेने का ख्याल उस वाइट पेपर के बाद मज़ीद पुख्ता हो गया कि हमें टीचिंग लाइसेंस के प्रोसेस के अंदर जाना चाहिए। लेकिन जब हम ये सोच रहे थे तो उसी वक्त हमारे पास हमारे ही से मुल्क के दीगर सूबों के अंदर भी टीचिंग लाइसेंस की बात हुई, और लेकिन उसके ख़िलाफ़ एक रद्द-ए-अमल आया। क्योंकि एक हम ऐसे माहौल में काम कर रहे हैं कि जहाँ पर बड़े फ्लेक्सिबल माहौल के अंदर हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज शोल्डर्स पे नहीं है, लोगों का, टीचर्स का कोई बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस नहीं है, और जो हमारे रवाजी तरीके हैं टीचर्स की परफॉर्मेंस को एवेलुएट करने के वो कोई ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे। तो एक टीचर्स के अंदर एक खौफ पैदा हो गया कि टीचिंग लाइसेंस अगर इंट्रोड्यूस कर दी गई तो ये तो बहरहाल एक टीचर्स को एक मयार के ऊपर परखेगी और उसके नतीजे के अंदर ये होगा कि टीचर्स की जो प्रमोशंस हैं उनके या उनके जो मज़ीद जो उनके इंसेंटिव्स हैं
उनकी राह में ये टीचिंग लाइसेंस रुकावट बन जाएगा। तो एक रद्द-ए-अमल पंजाब के अंदर भी आया, अब यही रद्द-ए-अमल केपी के अंदर भी आया और शदीद रद्द-ए-अमल था, तो लिहाजा वहाँ पर ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो सकी। सिंध के सामने चूँकि वो तजर्बात मौजूद थे, तो हम लोग बड़े मोहतात थे और हमने कहा कि उनके तजर्बात से हम लोग फ़ायदा उठाएँ। बहरहाल वो भी हमारे मुल्क के हिस्से ही हैं। तो हम लोगों ने फिर जब ये टीचिंग लाइसेंस को इनिशिएटिव के तौर पे लेने की कोशिश की, तो सबसे पहले तो हमने टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी बनाई, ठीक है, जो 2023 के अंदर नोटिफाई हुई और उसमें हमने टीचिंग लाइसेंस की 3 कैटेगरीज को इंट्रोड्यूस किया कि हम प्राइमरी पे, एलिमेंट्री पे और सेकेंडरी पे टीचिंग लाइसेंसिंग करेंगे। और उसके लिए हमने जो बुनियाद बनाया टीचिंग लाइसेंस का, वो थी टीचर एजुकेशन, जिसके मुख्तलिफ कोर्सेज पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। टीचर एजुकेशन का मतलब बीएड? जी, बीएड, हमारा बीएड 4 इयर्स का जो प्रोग्राम है, एडीई, बीएड, ये कोर्सेज हैं जो हमारे पास होते हैं। इससे पहले जो बीएड हो रही थी या पीटीसी, सीटी, वो तो 1 ईयर बीएड को हमने नहीं लिया था। जी, वो नहीं लिया, वो तो मजीद फिर जो चैलेंजेस की हम बात करेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें सामने आएंगी। तो इस मरहले पर हम लोगों ने ये तय किया कि नहीं, हम जो आज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो ऑफर किया जा रहा है कोर्स, क्योंकि आगे वही वैलिड है, वही टीचर्स अगर करेंगे तो उनकी फर्दर एजुकेशन में बीएड करने वाले ने आगे जाके अगर एमफिल करनी है या पीएचडी करनी है, तो वो जो डिग्री उसको काम आएगी, हम उसी को जो है ना फोकस करें, ताकि टीचर्स का रुझान उस तरफ बढ़े और उस तरफ बढ़ने के नतीजे में ये होगा कि टीचर एजुकेशन का जो हमारा जो रुझान है टीचर्स के अंदर, वो बढ़ेगा। तो ये पॉलिसी डेवलप होकर आ गई, अब उसकी एग्जीक्यूशन का मरहला आ गया। ये वो दौर था कि जब सिंध के अंदर, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, पॉलिटिकल गवर्नमेंट के चेंज ओवर का वक्त आ गया था। एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट जा रही थी, फिर केयरटेकर गवर्नमेंट आ रही थी, फिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट आनी थी। गो के वो मरहला हमारे लिए ज़्यादा इस लिहाज से सूटेबल नहीं था कि एक पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी नहीं हो रही थी सिस्टम के अंदर। हम कोई इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं तो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ हम लोग खड़े में, एजुकेशन डिपार्टमेंट को लीड पॉलिटिकल गवर्नमेंट ही कर रही होती है, तो उसके चेंज होने से कहीं हमारा हमारा इनिशिएटिव है वो नाकाम ना हो जाए। लेकिन एक डेयरिंग डिसीजन उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने लिया कि नहीं, ये वक्त है, इस वक्त पर हमें काम कर लेना चाहिए। तो उसी दौर के अंदर ये बिल्डिंग ही हो गई, जिसके नतीजे में हम लोगों ने तय किया कि चूँकि ये टीचिंग लाइसेंस है और इस टीचिंग लाइसेंस को लेने के लिए प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन के ऊपर लोगों को टेस्ट किया जाना है, तो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन या टीचर एजुकेशन को समझने वाले इदारे ही इसके अंदर अप्लाई कर सकें। तो इसके अंदर बड़ी एक अहम बात ये रखी गई थी कि इसके लिए जो बिल्डिंग में जो फर्म्स आके अप्लाई करें, वो लाजमन वो इदारे होने चाहिए जो नेट एक्रेडिटेड होने चाहिए। ठीक है। उसके नतीजे में ये होगा कि वो पेपर बनाने वाली जो फर्म होगी, उसके पीछे एक यूनिवर्सिटी होगी या यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स होंगे जो ये आइटम्स बना पाएंगे जो टीचर को असेस करने के लिए होना ज़रूरी थे। वो जो पॉलिटिकल बात आपसे मैंने की कि जिसमें हमें ये खदशा था कि ये जो हमारा इनिशिएटिव है ये पोलिटिसाइज हो जाएगा, इसके बारे में नेगेटिविटी पैदा हो जाएगी और हर माशरे में नेगेटिव माइंडेड लोग होते हैं, वो हर पॉजिटिव एक्ट के से खौफज़दा होते हैं और वो चाहते हैं कि हम जिस माहौल के अंदर मौजूद हैं, जिस ईज़ के अंदर हम लोग मौजूद हैं, उसमें से हमें कोई निकाले ना। तो स्ट्रेडा ने ये किया कि एक पॉलिटिकल एक डायलॉग किया, उस पर पैनल डिस्कशंस किए, हैदराबाद के अंदर किया, कराची के अंदर किया और उसके अंदर टीचर एसोसिएशंस को इन्वॉल्व किया गया, उनको बुलाया गया। जो भी सिंध के अंदर बड़ी टीचर एजुकेशंस हैं, पेट एलिफ है या गस्टा है या गुआस है या सबसा है, तो इनके नुमाइंदों को बुलाया गया, उनको सुना गया। उसके साथ ही साथ उन पैनल डिस्कशंस के अंदर सोशल जो मोबिलाइजर्स हैं उनको बुलाया गया और हमारे NGOs के लोगों को बुलाया गया, ख़ुद जो प्रैक्टिसिंग टीचर्स हैं उनको बुलाया गया कि आप आएँ और आपके क्या खदशात हैं। और उनके सामने बात रखी गई कि एक जो टीचिंग लाइसेंस क्वालिफायर होगा वो यकीनन हमारी मौजूदा टीचिंग कम्युनिटी के अंदर वो लोग होंगे कि जो ज़्यादा आगे बढ़ने का जज्बा भी रखते होंगे और उनकी सलाहियत और उनकी अहलियत भी होगी। तो जो रूटीन में चलने वाला है वो अपने तौर पे चलता रहे, लेकिन जो एक्सेलरेटेड प्रमोशंस चाहते हैं उनको एक डोर मिलना चाहिए कि वहाँ से वो लोग निकल सकें। इंसेंटिवाइजेशन की बात हो रही है कि इंसेंटिव की बात हुई, जो क्वालिफाई करेगा तो उसके लिए क्या इंसेंटिव्स हैं? जी, खौफ ये था टीचर्स के अंदर कि अगर आपने प्रमोशंस इस बुनियाद पे देना मशरूत कर दिया, पाबंद कर दिया, रूल्स और रेगुलेशंस में आप लोग लेकर आ गए कि प्रमोशन उसको मिलेगा जिसके पास टीचिंग लाइसेंस होगा, तो रास्ते रुक जाएंगे। क्योंकि ये टीचिंग लाइसेंस अभी ग्रेजुअली बढ़ेगी आगे और टीचर्स की बहुत बड़ी कम्युनिटी मौजूद है, तो अब आपने शर्त लगा दी तो सबके प्रमोशंस रुक जाएंगे। तो ये शर्त आप लोग ना लगाएं। हमने कहा हमने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई, लेकिन एक नैरो डोर हम लोग उनको देना चाहते हैं कि जो क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि इब्तदा में तो आहिस्ता आहिस्ता जब तक इसकी अवेयरनेस बढ़ेगी, लोग उसके अंदर आना शुरू करेंगे, तो टाइम उसमें लग जाता है। तो हमने 20% फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर्स और 30% फॉर JESs के लिए हमने ये रास्ता रखा
टोटल उसकी उनकी स्ट्रेंथ के अंदर के जो टीचिंग लाइसेंस होल्डर्स होंगे, ये उनके लिए रास्ता है, उनको प्रमोशन मिलेगा, बाकी जो ट्रैक है वो कायम रहेगा और लोग अपने ट्रैक के मुताबिक प्रमोशंस लेते रहेंगे। तो ये अच्छा डायलॉग हुआ और बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें जो टीचर्स एसोसिएशंस थी उन लोगों ने दिया और उसके नतीजे के अंदर हम पहला टीचिंग लाइसेंस टेस्ट लेने के अंदर कामयाब हुए। अच्छा, आपने जो इतना माशाल्लाह कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस दिया तो 3-4 सवाल निकल आए। पहली बात तो ये कि जब टीचिंग लाइसेंस इनिशिएटिव पे बात हो रही थी और ऑफ कोर्स जब पॉलिसी बनाई गई और जिस तरीके से इस पूरे मैकेनिज्म को डेवलप किया गया, तो आई एम श्योर थोड़ा लिटरेचर रिव्यू तो हमने किया ही होगा ना। हमने देखा होगा कि हमारे जो रीजन्स में हमारे जो ममालिक हैं या जो इंटरनेशनल ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं, तो हमने किस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को फॉलो करके हमारा वाला लाइसेंस डिज़ाइन किया है, या हमारा अपना खुद का एक बड़ा कॉन्टेक्चुअलाइज सा एक लाइसेंस है जो सिर्फ हमारी नीड को पूरा कर रहा है? जी बिल्कुल, हमारा अपना कॉन्टेक्चुअलाइज्ड है। और जो आपने कहा कि इसके पीछे लिटरेचर रिव्यू, तो लिटरेचर रिव्यू के हवाले से मैंने आपसे इब्तिदा में बात की कि एक वाइट पेपर सिंध में शाया हुआ। वाइट पेपर तो पॉलिसी रिलेटेड है, मैं असल में थोड़े से मॉडल्स की बात कर रही हूँ कि हमारे लाइसेंस मॉडल्स हमने जब हम इसको स्टडी कर रहे थे, जब आप वाइट पेपर लाने के लिए या ऑफ कोर्स पॉलिसी इनिशिएटिव के लिए, तो जो हमारे पास मॉडल्स अवेलेबल हैं, जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क में या हमारे रीजन में, साउथ एशियन रीजन में, एशियन रीजन में, मिडल ईस्टर्न में, अगर हम थोड़ा से ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पे चले जाएं, तो अगर हमने कोई देखे हो तो मैं थोड़ा सा लाइट नोट भी लूँगा। ये चूँकि पहला इनिशिएटिव था ना, तो हमें बहुत ज़्यादा इसको जो है ना वो कॉम्प्लिकेशंस से बचाना, ताकि और किसी और मॉडल को हम लोग लेकर आ जाएं, वो मॉडल हमारे पास एप्लीकेबल हो ना हो, तो अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने बैठ के बात। तो हमारा जो इस वक्त मॉडल है उसमें क्या चीज़ें हैं? सिर्फ एक टेस्ट है, एक पेपर पेंसिल टेस्ट है? देखिए जी, हाँ है तो पेपर पेंसिल टेस्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो बातें नहीं है इसमें। जब हम इस प्रोसेस में हम लोग जा रहे थे, तो क्योंकि हम अकेले खुद नहीं जा रही थी स्टडा असेंबली, क्योंकि स्टडा का जो हमारे पास दो मजीद हमारे पास बॉडीज़ हैं स्टडा के पास, अपनी अंदर बॉडीज़ हैं। एक हमारे पास टीचिंग लाइसेंस कमेटी थी और एक हमारे पास BOG था। ये तमाम एजुकेशनिस्ट होते हैं और इसमें यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, पब्लिक होती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, टीचर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, प्राइवेट स्कूल के जो हमारे टीचर्स एसोसिएशंस उनकी, बल्कि उनके जो स्कूल्स के ऑनर्स की बॉडीज़ हैं वो होती हैं। तो मुख्तलिफ इसमें एजुकेशनिस्ट होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, उन तमाम पर मबनी एक पूरा फोरम है, उसमें बड़ी अच्छी डिबेट होती है, बड़ी हेल्दी डिबेट होती है। तो वहाँ पर ये सारी गुफ्तगू हुई। उसमें पहली बात तो ये आई थी कि हमें टीचर को ऑब्जर्व करने के लिए हमें उसकी जो ना उसका प्रैक्टिकम को उसमें लाना चाहिए, ताकि टीचर को पढ़ाता हुआ देखें, उसकी पर्सनालिटी को देखें, उसकी गुफ्तगू को देखें, उसके प्रैक्टिकम एज इन ऑब्जर्वेशन की बात। जी बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन। एक नंबर ऑफ मार्क्स को रखा जाए, हाँ किया जाए, अलग से रखा जाए, ताकि उसके नतीजे के अंदर हम पहले तो पेपर पेंसिल टेस्ट हो जाए और फिर हम उसको जाके बुला के जो क्वालिफाई कर लें उनको बुलाएं और उनको बुला के उनसे बोलें कि आप पढ़ाएं, आपको देखना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, क्लासरूम का माहौल उसको देख के उसको टेस्ट किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा था कि पहले मैंने आपसे कहा ना पॉलिटिकल जो सिनेरियो के अंदर बन रहा था, उसमें हमें थोड़ा सा ये था कि हम तो इनिशिएटिव ले लेंगे, लेकिन सक्सेसर जो आएगा पीछे से पॉलिटिकल, वो इसको ये अहमियत देगा या नहीं देगा, ऑनरशिप देगा या नहीं देगा। तो इसलिए हम उस वक्त इस मरहले में नहीं जाना चाह रहे थे कि इसको हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लेके चले जाएं। उस स्टेज में हमने ये तय किया कि अल्टरनेटिव टीच या अल्टरनेटिव प्रैक्टिस के हवाले से हम लोग जो है कोई अप्रोच है उसको हम लोग यूज़ करें। और उसमें ये था कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस दे दें और उनको जो एक टीचर होगा, प्रैक्टिसिंग टीचर होगा, वही समझ के उसका जवाब दे पाएगा। तो वो जो पोर्शन तो रखा हुआ है आज भी, यानी कि वो आज भी जब हमारी जो पॉलिसी बनी है उसमें ये बात बिल्कुल मौजूद है कि टेस्ट के 3 दायरे होंगे। आप कंटेंट की टेस्ट लेंगे, जिस कंटेंट लेवल को पढ़ाने के लिए टीचर को अपॉइंट किया जा रहा है या उसको टेस्ट किया जा रहा है या जिसको लाइसेंस दिया जा रहा है। यानी कि कंटेंट नॉलेज, फॉर एग्जांपल अगर आप JST की बात कर रहे हैं तो वो लेवल होगा एलिमेंट्री 1 to 8 का। 1 to 8 का। तो 1 to 8 का करिकुलम और 1 to 8 के करिकुलम के कॉन्सेप्ट्स, उन कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से एक पेपर का पार्ट बनेगा जिसके अंदर के उसको टेस्ट किया जाएगा। दूसरा पार्ट उसका टोटल पेडागोजिकल है। उस पेडागोजिकल पार्ट के फिर 2 हिस्से कर दिए गए, यानी कि एक पेपर पेंसिल बेस्ड है और दूसरा जो उसकी वो टीचिंग ऑब्जर्वेशन के हवाले से, ताकि वो टीचिंग करेगा। अल्टरनेटिव प्रैक्टिस, एक पेडागोजिकल कंटेंट, अल्टरनेटिव प्रैक्टिस की बात तो बाद में आई। बिल्कुल। अच्छा। इनिशियल जो हमारा था वो तो ये था कि टीचर को आगे प्रैक्टिसिंग टीचर के तौर पे बाकायदा के पढ़ाना है, उसको टेस्ट चेक किया जाएगा और उसको देखा जाएगा किस तरह। लेकिन यहाँ पर बड़ी डिबेट हुई हमारे पास। डिबेट ये थी कि जिस तरह के माहौल में हम लोग रह रहे हैं उस माहौल के अंदर हमारे पास कहीं सब्जेक्टिविटी ना आ जाए, लोग जो क्वालिफाई करके आ जाएं तो ऐसा ना हो जाए कि फिर पीछे से पर्चियाँ आना शुरू हो जाए, सिफारिशें आना शुरू हो जाएं कि भाई इसको आप क्वालिफाई करने पास कर दें। तो हम इसको बहुत ज़्यादा मेरिट बेस करना चाह रहे थे, इसको हम शफाफ करना चाह रहे थे। तो हमने फ़िलहाल इस मरहले के पर उस जो ऑप्शन था जिसके लिए कोई अच्छा बेहतर हल हम सोच सकें, तो उसको फ़िलहाल हमने जाके अल्टरनेटिव प्रैक्टिस के तौर पर हम लोग चले गए कि वहाँ से हम इसको फ़िलहाल टेस्ट को ले लेते हैं और फिर आगे तो ये ऑप्शन मौजूद है, हमारे पॉलिसी के अंदर मौजूद है कि हम इसको फिर किस मोड पे लेके चले जाते हैं। और पॉलिसी में रखने का मकसद ये था कि इस वक्त तो हम उसको
एक अल्टरनेटिव प्रैक्टिस के अल्टरनेटिव टीच की जो ऑप्शन को यूज़ करते हुए हम फिलहाल कर रहे हैं, लेकिन आइंदा हम वो भी कर सकते हैं कि टीचर जो क्वालिफाई कर लें उनको बाकायदा ऑब्जर्व किया जाए, उनको उनकी बाकायदा प्रैक्टिकल क्लासरूम थोड़ा सा मैकेनिज्म्स की इंप्रूवमेंट की जा सकती है। की जा सकती ठीक है, है, अच्छा, ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, एक सवाल और जो मेरा था कि जब आप अपने पहले रिस्पॉन्स से बता रहे थे कि आपने उन इदारों को बुलाया कि जो ऑलरेडी नेक्ट एक्रेडिटेड थे, जी जी। तो यानी कि जो एजुकेशन बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, और जहाँ तक मुझे समझ आ रही है बात कि जो हमारे बीएड प्रोग्राम्स हैं वो एक्रेडिटेड प्रोग्राम्स, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो इदारे अप्लाई करेंगे या जब तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आएगा, लेकिन दूसरी बात ये भी मौजूद है कि जो इस सिनेरियो से वाकिफ़ ना हो, जो टीचर एजुकेशन के अंदर इन्वॉल्व ना हो, एक आम टेस्टिंग एजेंसी को उठा के आप बोल दें कि पेपर बना दें, तो उसको क्या पता कि एजुकेशन की बेसिक नीड्स क्या होती हैं, टीचर की बेसिक यानी कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके क्या कॉम्पिटेंसीज उसके अंदर होनी चाहिए, वो आम टेस्टिंग एजेंसी को पता नहीं होगा। तो ये एक बड़ा डिफरेंस था। हमें दो में से एक चीज़ को हमें यानी कि सिलेक्ट करना था, और चूंकि पाकिस्तान भर की एजेंसीज़ को उसमें ओपन यानी कि बिडिंग के अंदर आना था, तो कोई भी आ सकता था उसमें, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ऑप्शन अपनी जगह मौजूद था, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा नहीं था, ऐसा हो सकता था, ऐसा हो सकता है, ये इम्कान है। लेकिन बहरहाल जो हमारी इत्तेफाक से जो बिडिंग जिसमें शख्स विन की जिसने फर्म ने, सिंध में उसका एक अपना बहरहाल एक मयार है, उसको माना जाता है, और बहुत से एग्जाम्स मुख्तलिफ चीज़ों के जब उनके लेने, और आज तक उनकी टेस्ट के ऊपर उंगली नहीं उठी, उस पर एतराज़ नहीं हुआ, ऑब्जेक्शन नहीं हुई, उसके पेपर लीक नहीं हुए, वहाँ सिफारिश नहीं चली, ये सभी मानते हैं, सिंध के लोगों को उस पर पूरा ट्रस्ट है। तो हमें खुशी हुई कि हमने तो खैर ओपन बिडिंग कराई थी, और बाकी फर्म्स को हम ये नहीं कहते कि वो कोई इस क्वालिटी की नहीं थी, उसमें यार वो भी अच्छी फर्म्स थी, उनका भी अच्छा नाम है कि जिन्होंने इसके अंदर अप्लाई किया था। लेकिन बहरहाल हम जब जा रहे होते हैं किसी प्रोसेस के अंदर, हमारे पास प्रॉन्स एंड कॉन्स हर चीज़ के होते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि हमें मैक्सिमम तमाम सूरत में बेनिफिट या बेहतर सूरत क्या नज़र आ रही है। तो हमें बेहतर सूरत यही नज़र आई कि हम जो नेक्ट एक्रेडिटेड के पास चले जाएँ, उससे ये होगा कि पेपर का मयार अच्छा रहेगा। कम से कम स्टूडेंट ये नहीं, आज तक कोई एक स्टूडेंट ये नहीं कहता कोई एक आइटम भी आउट ऑफ कोर्स था या आउट ऑफ सिलेबस था। और क्वालिटी के ऊपर भी अब हम देखते हैं कि क्योंकि हम मुसलसल लोगों से राब्ते में भी हैं, बहुत सी इस पर रिसर्च एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं हम लोग, और जितने लोग क्वालिफाई करके हमने ग्रुप्स बना लिए, उनके जो टेस्ट टेकर्स हैं जो क्वालिफाई नहीं कर सके, उनसे भी हमारे राब्ते रहते हैं, बातचीत होती रहती है। अब इस टेस्ट को गुजरे हुए 1 साल हो गया, लेकिन आज तक कोई एक आइटम पे या किसी भी जो है कैंडिडेट ने ये नहीं कहा कि क्वालिटी टेस्ट नहीं था, हर एक ने कहा कि टेस्ट क्वालिटी का। और सबने ये कहा कि काफ़ी मुश्किल भी था, हाई इंटेंसिटी टेस्ट था, और थोड़ा सा जी मुश्किल को तो मैं समझता हूँ कि शायद इसलिए मुश्किल लगा लोगों को कि हम जिस दौर से गुजर रहे थे, तो हमारे पास जो कैंडिडेट को टाइम देना चाहिए था, प्रिपरेशन का टाइम, वो कम था। ये बात हमारे सामने आई है। और इनिशियल जब आप पहले कदम उठा रहे होते हैं ना, तो आपको इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि चैलेंजेस क्या सामने हो सकते हैं, टीचर का, कैंडिडेट का क्या चैलेंज हो सकता है। इनिशियल तो हम इस असम्पशन के साथ जा रहे थे कि बीएड का सिंपल सा कोर्स है और सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ पढ़ा रही हैं, बच्चे उसको कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट लेकर आ रहे हैं, सबके आप जो है मुझसे बेहतर कौन जानेगा जो टीचिंग लाइसेंस पे रिसर्च कर रहा है। सही। तो मैंने तो बहुत ही फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस देखे। एक्सपेक्टेशंस ये थी कि ये लोग कर लेंगे क्वालिफाई, तो इसलिए टाइम ज़रा कम दिया गया था, वो हो जाता बेहतर। तो वो अगर टाइम एक्सटेंड कर दिया जाता, उस वक्त ज़्यादा टाइम दे दिया जाता, लेकिन मैंने कहा ना हालात ऐसे नहीं थे कि हम ज़्यादा टाइम दे सकें। तो इससे हमें बहरहाल लेसन लर्न हम लोगों ने किया है कि इंशाल्लाह जो फ्यूचर टेस्ट हम लोग करेंगे उसमें एक अच्छा टाइम हम लोग देंगे। अच्छा, अब ये बताइएगा कि बहुत थोड़े से उसमें कि टीचिंग लाइसेंस जो अब हमारे टीचर्स हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर के हैं या प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के लिए तो खैर ये कि कंपल्शन है, हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के टीचर्स हैं और वो टीचर्स जो इंटरनेशनली भी काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए डू यू थिंक दैट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टीचिंग लाइसेंस एंड दे नीड टू सिट फॉर इट? देखिए जी, हर एक के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें हम कैसे कह सकते हैं कि ये किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं भी है। यानी कि जब हमारे टीचर एजुकेशन के इदारों से हमने बात की है, या हमने पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के, हमने अगर स्पेसिफिकली आप प्राइवेट की बात कर रही हैं, तो जिस तरह यूनिवर्सिटीज़ में हमारे पॉडकास्ट में हम यहाँ पर भी आए, ये हमारा डायलॉग हुआ यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ, तो हमारा प्राइवेट सेक्टर के लोगों से भी बड़े डायलॉग्स हुए। वहाँ भी डिफरेंट लेयर्स हैं, हम ये नहीं कह सकते कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक ही लेयर के अंदर चलने वाले सारे इदारे हैं। जो बड़े इदारे हैं जिनके पास अपना मैकेनिज्म है मौजूद के टीचर एजुकेशन वो लोग करते हैं, वो इंटरनेशनल कोर्सेज को भी अपने पास टीचर्स को करवाते हैं, वो एक अलग दायरा है, लेकिन एक लिमिटेड दायरा है। एक बहुत बड़ा दायरा वो है कि जहाँ टीचर एजुकेशन के रिलेटेड टीचर्स मौजूद ही नहीं है, मार्केट से आम एक जो है वो कंटेंट का पढ़ा हुआ एक आम सी डिग्री किया हुआ बंदा आ जाता है, जो प्रोफेशनल डिग्री के बगैर आता है और उनके पास आके पढ़ा रहा होता है। तो जब उनसे हमारा डायलॉग हुआ कि देखिए जी, आप पे तो कोई बर्डन नहीं है कि आपको आज भी टीचर रखना है, आप मार्केट से टीचर उठाते हैं, कल अगर मार्केट में आपको एक टीचिंग लाइसेंस टेस्ट क्वालिफायर मिल जाता है तो आपको उसमें क्या नुकसान है भाई? अगर ये कल्चर बढ़ता है
true. ये एक्सपेंड होता है और टीचर्स को पता चलता है कि अब जैसे सिंध गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बना दी कि आइंदा जो भी रिक्रूटमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में पब्लिक सेक्टर के अंदर होगी वो टीचिंग लाइसेंस की बुनियाद पर होगी, ये बुनियादी शर्त होगी। अच्छा, यानी कि नोटिफाइड पॉलिसी, ये नोटिफाइड पॉलिसी है। इस वक्त जितने भी रूल्स हो रहे हैं और मजीद रूल्स को हम रिफाइन कर रहे हैं, यानी कि ये वो पॉलिसी है कि जिस पॉलिसी को यूं हवा में मुअल्लक नहीं कर दिया गया, इसके पीछे सीएम साहब खुद हैं, मिनिस्टर एजुकेशन खुद हैं, सेक्रेटरी एजुकेशन खुद हैं और एक पूरी हायरार्की है जो उस पर काम कर रही है। तो जब ये पूरा एक आपके बैक पे एक तब पूरा मुकम्मल मजबूत मैकेनिज्म मौजूद हो तो सोच भी जो नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही बन जाती है। तो अब हमारे यानी कि सीएम साहब की खुद ये ख्वाहिश है कि सिंध का हर टीचर जो है ना वो टीचिंग लाइसेंस होल्डर होना चाहिए। अब ये एक बहुत बड़ा यानी कि आरजू है, ख्वाहिश है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि इस पर काम हो। तो अब जो आइंदा चैलेंज है मेरा ख्याल है वो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है यूनिवर्सिटीज़ के लिए। हमने ये तो एक आरज़ू या ख्वाहिश कर ली कि हमारी हर रिक्रूटमेंट जो हो पब्लिक सेक्टर में अब फ्यूचर में वो एक टीचिंग लाइसेंस होल्डर हो। क्या हमने तो उसको रूल आउट कर दिया। हाँ, रूल आउट कर दिया ना। तो हमारी क्या ये ख्वाहिश नहीं है कि वो जो टीचिंग लाइसेंस होल्डर है वो एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड टीचर भी हो? इसी के लिए तो मैंने आपसे कहा ना कि यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी तो एक चैलेंज बन गया ना। अब देखिए यूनिवर्सिटीज़ के लिए दो चैलेंज बन गए, टीचर एजुकेशन के जितने भी इदारे हैं उनके लिए दो चैलेंज बन गए। एक तो चैलेंज उनके पास ये बन गया कि टीचिंग लाइसेंस अब उनका एक उनका मयार परखने का एक जो समझने के आला बन चुका है। इसका जो रिजल्ट आया वो टीचिंग लाइसेंस का रिजल्ट अगर डिसेमिनेट कर दिया जाए तो हर यूनिवर्सिटी की पोजीशन क्लियर हो जाती है, हर इदारे की पोजीशन क्लियर कि किस इदारे की परफॉर्मेंस एजुकेशन देने में कितनी मयारी है। ठीक है ना, यानी कि ओवरऑल अगर रिजल्ट हमारा 86% है तो समझ सकते हैं कि फेलियर का, और क्वालिफायर 16% है तो 84% जो है ना फेलियर है। अब 80% फेलियर कौन है? कैंडिडेट फेलियर है या हमारे इदारे का फेलियर? तो डिपेंड करता है ना कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं बहुत अच्छे इदारों में पढ़ के भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा हाई परफॉर्मिंग होते हैं और बेचारे बहुत ही अजीब से इदारों में पढ़ रहे होते हैं। तो ये तो एक वो जो कुछ है ना वो निकल कर 16% आए, ठीक है, लेकिन वो तमाम जगहों पर मौजूद कुछ वो सारा कुछ निकल कर आ गए, फिर कुछ हमें पता है ना। तो इसके नतीजे में मेरा ख्याल है कि हेल्दी एक्टिविटी होगी, यूनिवर्सिटीज़ अपने पास इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखेंगी। और देखें आइंदा हो सकता है कि ये जो हम सोच रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं, हम नेक्टर से बात कर रहे हैं, हम सिंधेक से बात कर रहे हैं कि भाई इस रिजल्ट को भी तो अपने पास, जब यूनिवर्सिटीज़ को आप कैटेगरीज दे रहे होते हैं WXYZ की, तो इस रिजल्ट को भी किसी मयार में शामिल कर लें आप लोग कि आप जिन यूनिवर्सिटीज़ को ये मुख्तलिफ किस्म के आप दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, तो अगर किसी यूनिवर्सिटी का जो है टीचिंग लाइसेंस में उनके स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस 0% जा रही है, 5% जा रही है, 10% जा रही है, तो वो फिर किस तरह आपकी तरफ से जो है वो बहुत बड़ा। लेकिन एक बात मुझे बताइए, हमने यूनिवर्सिटीज़ को ये कहा तो नहीं है कि वो अपने सारे स्टूडेंट्स को टेस्ट में बिठाए? देखिए जी, ये अपने ग्रेजुएट्स को बिठाए, ये तो स्टूडेंट्स की डिस्क्रिप्शन है ना। जी बिल्कुल। क्योंकि देखिए दो तरीके, एक तरीका ये होता है कि या तो अगर ये टेस्ट हो रहा है तो स्टेडा रीच आउट करे, या पॉलिसी इनिशिएटिव्स जो हैं हमारे इम्प्लीमेंटर्स वो रीच आउट करें यूनिवर्सिटीज़ को और उनसे कहें कि भाई यूनिवर्सिटी एलोकेशन है आपके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के हिसाब से अंडरग्रेड के जो आपके बीएड प्रोग्राम्स है। एक तरीका ये। लेकिन जब आप ओपन कॉल देते हैं तो कोई भी स्टूडेंट कहीं का भी किसी भी इंस्टीट्यूशन का कर सकता है, और हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे कितने टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होक्स हैं, घोस्ट्स हैं, वो हैं ही नहीं, और अगर हैं भी तो सिर्फ नाम की हद तक है। तो उस कंडीशन में रहते हुए यूनिवर्सिटी के स्कोर्स में इस रिज़ल्ट को ऐड करना मेरे ख्याल से तो इज़ अ बिग क्वेश्चन। ये जब हमारे पास ये आता था, घोस्ट टीचर का कॉन्सेप्ट आता था एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और कहते थे जी लोग तनख्वाहें ले रहे हैं और लोगों का वजूद ही नहीं है, एक फर्जी नामों के साथ लोग चल रहे हैं। लेकिन आप उसको अपना क्या कहते हैं, जब उसको चेक करने की कोशिश की और आपने उसको एड्रेस किया, आपने बायोमेट्रिक कर दी, तो वो सारा घोस्ट चला गया। अब टीचर घोस्ट नहीं है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर वो किसी तरीके से नौकरी वगैरह नहीं कर रहा, जॉब पे नहीं जा रहा, तो उसको काबू करने के और तरीके नहीं। वो एक अलग मैटर है। सिर्फ जो मेरा जहन जहाँ पे जाके थोड़ा सा अटक गया है वो ये है कि या तो अगर हम फॉर एग्जांपल अगर मेरा डिपार्टमेंट है और आप मुझसे कहते हैं कि भाई आप अपने टीचर्स स्टूडेंट्स को भेजें, तो अगर मैं अपने बीएड के स्टूडेंट्स को उस टेस्ट के लिए भेज रही हूँ तो उनका जो परफॉर्मेंस आए देन इट रिफ्लेक्ट्स माई डिपार्टमेंट्स परफॉर्मेंस, ठीक है। लेकिन अगर एक ओपन कॉल है, अगर लेट्स से मेरे पास 50 स्टूडेंट्स हैं, 2 sits for the test and both of them qualify, ये ठीक है, जो भी मेरा इनपुट है वो अपनी जगह है, डिपार्टमेंट का इनपुट अपनी जगह है, लेकिन एक्चुअल एफर्ट तो उन स्टूडेंट्स की है ना। Are you understanding what I'm trying to make a point here? मैं आपकी बात पूरी समझ रहा हूँ। मैं ये बात आपसे करना चाहता हूँ कि आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ ये बीएड के कोर्सेज इन लोगों को करा रही हैं, वो लोग क्या करेंगे मार्केट में जाकर?
टीचिंग ही करनी है उन लोगों ने। हाँ। और टीचिंग के अंदर फिर ये बात समझ में सबको आती है कि एक परमानेंट फुटिंग के पर जो कैरियर की जॉब जो बन जाती है, जहाँ पर आपको एक जॉब की एक मान के कैरियर जॉब आपकी बन जाती है, जहाँ पर फिर आपको ये खतरा नहीं लगता कि यहाँ से आज या कल आपको निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। वहाँ पर आप जो पब्लिक सेक्टर जॉब है वो बड़ी एक अहमियत रखती है। और इस वक्त 1,65,000 हमारे पास पब्लिक सेक्टर के अंदर यानी कि असामियाँ हैं जिन पर हमारे पास लोग काम कर रहे हैं। रिटायरमेंट हो रही है, इसके अलावा पोस्टें खाली होती हैं और वो मुस्तकिल भरी जाए। अभी 65,000 हमने लोग अपॉइंट किए। तो अब जो बीएड करने वाला आपके पास स्टूडेंट आ रहा है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, वो क्या सोच रहा है, वो क्या करने के लिए यहाँ पर आया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, पब्लिक सेक्टर में मुझे आना है, मुझे अपना कैरियर एजुकेशन के अंदर बनाना है। एक तो गवर्नमेंट ने ये कर दिया। दूसरा गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि इस वक्त आप देख लें किसी दौर में बैंकिंग की जॉब्स की बड़ी अहमियत हुआ करती है। मार्केट के अंदर मुख्तलिफ जॉब्स के मुख्तलिफ अदवार गुजरे हैं। इस वक्त एजुकेशन से बड़ी इंसेंटिव देने वाली कोई जॉब नहीं है। यानी कि आपका हाई स्कूल लेवल का टीचर आपके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के ग्रेड के बराबर है, 20 ग्रेड की तनख्वाह लेता है। हाई स्कूल का टीचर, आपका प्राइमरी का टीचर जो है ना वो 17 की जॉब कर रहा है, जो जहाँ से यूनिवर्सिटी की जॉब का स्टार्ट होता है। बिल्कुल। प्राइमरी का टीचर जो है ना वो 16 ग्रेड ले रहा था, उसको हम 17 ग्रेड भी दे रहे हैं। तो पब्लिक सेक्टर ने जो जॉब को अट्रैक्टिव बना दिया है लोगों के लिए कैरियर जॉब के तौर पर भी, और उसके पास उनकी सैलरी और उनके इंसेंटिव्स को जो बढ़ा दिया है। तो हर बंदे की ख्वाहिश ही होती है जो टीचिंग के लिए बीएड करने आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी के पास आ रहा है कि मुझे पब्लिक सेक्टर में जॉब मिल जाए, ताकि मुझे एक सिक्योरिटी भी होगी, सेफ्टी भी होगी और मेरी कैरियर जॉब के तौर पर चल सकेगी। तो अल्टीमेटली जब भी टीचिंग लाइसेंस अनाउंस होगा, अवेयरनेस बढ़ रही है, अनाउंस होगा नेक्स्ट फेज़ के लिए, तो यहाँ से पढ़ने वाला हर बच्चा जाके टेस्ट में बैठेगा, हर यूनिवर्सिटी के बच्चे बैठेंगे। और फिर ये बात सामने आएगी कि किस यूनिवर्सिटी के पास क्या मयार तालीम है कि जो लोग आकर इस टेस्ट को क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो ये चैलेंज तो है यूनिवर्सिटीज़ के लिए, चाहे उसको माने ना माने, लेकिन हमारे नज़दीक चैलेंज है। लेकिन मैं बस मान जाती हूँ आपकी बात, एक चैलेंज थोड़ी देर के लिए। और दूसरा पॉजिटिव फैक्टर ये कि पहले तो लोग ये डिग्रीज करना ही नहीं चाहते थे एजुकेशन के अंदर, क्यों जाकर करें, जब बीएड जाकर करूँगा मैं तो मुझे क्या मिलेगा। लोग आमतौर पे ये सोचते थे ना, कैरियर जॉब बनाना नहीं चाहते थे। तो गवर्नमेंट का जो एक स्टेप कि आपने इनकी सैलरीज, इनके ग्रेड्स हाई कर दिए। आपके पास पहले प्राइमरी स्कूल टीचर की अपॉइंटमेंट होती थी ग्रेड 7 से, आज 14 से हो रही है। पहला दिन वो जब कदम रखता है जॉब के अंदर तो वो चौथा ग्रेड 14 से आता है। टीचिंग लाइसेंस लेगा, उसका प्रमोशन हो जाएगा, एक लाइसेंस की वजह से वो ग्रेड 16 में आ जाएगा। थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लेगा, 17 में चला जाएगा। तो एक टीचर प्राइमरी स्कूल का जो 7 ग्रेड के अंदर अपॉइंट होता था, अब 14 पे आ रहा है, और उसका जो ना वो प्रोग्रेशन ग्रेड 17 तक जारी है, और फिर उसके बाद ग्रेड 20 तक के रास्ते से खुल जाते हैं। तो मार्केट के अंदर तो ये एक अट्रैक्शन मौजूद है जॉब के लिए। तो अब लोग क्या करेंगे, लोग ये कहेंगे मुझे जॉब लेनी है। हमने कह दिया कि जॉब उसको मिलेगी जिसका टीचिंग लाइसेंस होगा, वरना नहीं मिलेगी। और टीचिंग लाइसेंस मिलेगा उसको जिसके पास प्रोफेशनल डिग्री होगी, एडी होगा, बीएड होगा। तो ये मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा मार्केट के अंदर जो है ना यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक मार्केट खुल रही है और मार्केट बन रही है। इसके नतीजे के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दाखिलाओं का एक रुझान और तादाद बढ़ेगी आएगा मुस्तकबिल के अंदर। और हम तो इस पर थे परेशान कि इस वक्त जो एलोकेशन ऑफ सीट्स यूनिवर्सिटीज़ को है वो बहुत कम है, और हमारा जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है। यानी कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की जो टोटल तादाद आप देख लें, जो 4.25 लाख बनती है टीचर्स की। 4.25 लाख टीचर सब सिंध में काम कर रहा है, ऑलरेडी कर रहा है स्कूल एजुकेशन के अंदर काम कर रहा है। इसकी रिप्लेसमेंट अब जो होनी है वो रिप्लेसमेंट होगी वो कि जिसका टीचिंग लाइसेंस होगा, और वो टीचिंग लाइसेंस सिर्फ वो करेगा जिसके पास बीएड होगा, जिसका बीएड होगा, एडी होगी, बीएड होगा, नहीं होगी तो उसको जॉब नहीं मिलेगी। तो अब जब आपने ये विंडो क्रिएट कर दिया बगैर लाइसेंस के आप इसमें नहीं दाखिल नहीं हो सकते, तो सीधी बात है कि बंदे कहाँ जाएंगे, बीएड करने कहाँ जाएंगे। और वहाँ पर भी फिर एक कंपटीशन रख दी। जो आपने इसे बात की ना कि घोस्ट यूनिवर्सिटीज़ और ये वो सारा ये था, हम ये रिजल्ट ने बता दिया हमें। अभी ये जो रिजल्ट्स हैं जिनके एक इथिक्स है हमारी, क्या उसके हम नहीं जाना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ को तो पता है ना कि भाई क्या हुआ है। ठीक है, तो वो जो इस तरह चल रहा था निज़ाम इससे पहले, बड़े रिलैक्स थे कि भाई हम डिग्रियाँ बांटे जा रहे हैं और लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे, जो भी सिलसिला चल रहा था। लेकिन कभी तो जाकर पॉलिसी मेकर्स इस बात को भी देखेंगे ना कि भाई आखिर क्या है कि यूनिवर्सिटी का ये रिजल्ट आ रहा है, तसलसल से आ रहा है, तो कोई तो फोरम उस पर बात हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि स्टडी डायलॉग करना चाह रहे हैं नेक्स्ट के साथ कि भाई क्या मसला है, आप उनको दे रहे हैं डब्ल्यू कैटेगरी, ठीक है ना, और हमारे पास उसका रिजल्ट आ रहा है 0 या 5% या 10%, जबकि दूसरी आपकी यूनिवर्सिटी वो है कि जिसको आपने वाई कैटेगरी दी हुई है, जेड कैटेगरी दी हुई है, उसका रिजल्ट इतना शानदार आ रहा है। तो अब यहाँ पर इस टेस्ट ने मल्टीपल चैलेंजेस और मल्टीपल जो है ना हमारे सामने लेकिन इससे इसका अल्टीमेट जो रिजल्ट निकलेगा मैं ख्याल वो प्रोडक्टिव निकलेगा। सिंध की तालीम पे उसके अच्छे इम्पैक्ट्स पड़ेंगे। सिर्फ ये कि सिर्फ यूनिवर्सिटीज नहीं, लेकिन हमारे जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी तो है ना बेशुमार, जी, तो उनकी भी परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव हो गया।
दुआ करते हैं। नहीं होगी इंशाल्लाह। चलिए जनाब, अगर ये एग्जिस्ट करती है, जिस हम चल रहे हैं, जिस तरह डिटर्मिनेंट है हमारी पूरी पॉलिटिकल गवर्नमेंट, वो तो हमें टास्क दे रही है मुसलसल के 100% टीचर कब करोगे? अभी हमने 4 साल का प्लान दिया कि हम 1,40,000 लोग कर रहे हैं, मगर ये पब्लिक सेक्टर में ना, प्राइवेट में नहीं है पब्लिक प्राइवेट दोनों हमारा। देखिए सिंध गवर्नमेंट की जब बात करते हैं तो सिंध गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर स्कूल भी है, प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स भी हैं। सिंध गवर्नमेंट दोनों की ऑनरशिप लेती है, और दोनों की जो रेगुलरिटी है वो सिंध गवर्नमेंट के पास है। यानी कि प्राइवेट स्कूल की भी हमारे पास डायरेक्टोरेट है ना, इंस्पेक्शन रजिस्ट्रेशन प्राइवेट स्कूल हमारे पास मौजूद है। आप उसके पास रजिस्टर हुए बगैर स्कूल नहीं खोल सकते सिंध के अंदर ना। तो आप जब नहीं खोल सकते, समझ सकते कि वो भी सिंध गवर्नमेंट का अपना इदारा है, लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चल रहा है। बच्चा सिंध का है, जिस बच्चे को पढ़ा एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन रही है, तो सिंध के उस बच्चे को तो सिंध गवर्नमेंट ओन करती है, और उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के इंसेंटिव्स, प्रोग्राम्स और दीगर चीज़ें वो लेकर आ रही होती है। तो टीचर दोनों कैटेगरीज के, ये सिंध गवर्नमेंट की अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको ऑन भी करती है, उन पर काम भी कर रही है। लेकिन काम बड़ा है, पहला कदम है, इस पर इंशाल्लाह जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसके अंदर बहुत सी और भी चीज़ें इंशाल्लाह आएंगी। लेकिन अल्टीमेट चीज़ ये है कि इसका इम्पैक्ट जो ना वो एजुकेशन पे आना है। स्टूडेंट ने तो बिल्कुल क्लियर बात कह दी है, डेवलप टीचर डेवलप सिंध। हम ये समझते हैं कि टीचर को डेवलप किया बगैर, that's basically your logo now। जी हमारा लोगो बन चुका है, बिल्कुल और हम टीचर पे काम करना चाहते हैं, टीचर्स की क्वालिटी पे काम करना चाहते हैं। और वो जो टीचर काम करते हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल मौजूद है, जो अच्छे यानी कि टीचर्स हैं, उनको रास्ते मिलने चाहिए आगे बढ़ने के। ये स्टडी उस पर काम कर रहा है। Thank you very much, Zain Saab. I think you have really shared a lot about the teaching license. With this we come to an end, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने लोगों ने इस पॉडकास्ट को सुना और सुनते रहेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में अंदाज़ा हुआ होगा कि टीचिंग लाइसेंस इनिशिएटिव क्या है, किन लोगों के लिए है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और सबसे बढ़कर कि हमारे लिए इस टीचिंग लाइसेंस को अटेन करने के लिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इज़ अ मस्ट। अगर आप एक टीचिंग लाइसेंस होल्डर, ऑफ कोर्स टीचिंग लाइसेंस brings a lot of pride to somebody, and even if you want to travel abroad and you want to work outside, this is a license that is actually acceptable across the globe. उसके लिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इज़ अ मस्ट, और अपनी खुद की परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए भी। With this we come to an end. Thank you very much everybody for listening to us. इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ इसी शो में हाजिर होंगे जिसका नाम है द स्टाफ रूम। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।